हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज के इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे PYQ सेशन, जिसमें हमारी एक ही क्लास कंडक्ट हुई थी, क्लास नंबर 1, जिसमें हमने 1 to 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था 2016 के पेपर पंजाब लेक्चर कैडर इकनॉमिक्स के। ठीक है, जिसमें हमने हर 4 ऑप्शंस को डिस्कस किया था और हर क्वेश्चन के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है हमने उसे भी रिवाइज़ किया था। ठीक है, तो वो क्लास हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आज उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आज आपकी क्लास नंबर 2 रहेगी और पार्ट नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम आगे 2016 के ही 11 to 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 11 to 20 क्वेश्चंस है ना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ISLM मॉडल में से हैं। तो इसके लिए आपको ISLM मॉडल पता होना चाहिए। मैंने आपके लिए ये मॉडल ब्रीफ में यहाँ पे नोट्स में ऐड किया है, जिससे मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आप जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। 11 to 20 ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी मॉडल में से हैं। रही बात क्वेश्चंस की, तो देखो आपके जो पंजाब लेक्चर कैडर के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है ना, उनका लेवल थोड़ा कम होता है UGC से। तो जितना मैंने यहाँ पे इस मॉडल को ब्रीफ में लिखा है, उतना आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप लोग इतना समझ लेते हो तो आपके क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको इतना डीप में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है जैसे UGC में है। तो जितना मैंने नोट्स में ऐड किया उतना आप अच्छे से समझो, अच्छे से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो और फ्लो चार्ट्स को देखो, जिससे आपके क्वेश्चंस अपने आप ईजिली अटैम्प्ट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ISLM मॉडल की इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये देखो, ये मॉडल डेवलप्ड किसने किया? जॉन हिक्स ने। जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो हम कॉन्सेप्ट और उनके इकोनॉमिस्ट की लिस्ट की एक क्लास हम कंडक्ट कर लेंगे, जिसमें हर एक मॉडल, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में किसने कौन सी चीज़ दी, जैसे एक्सीलरेटर किसने दिया, मल्टीप्लायर किसने दिया, फिलिप्स कर्व किसने दी, केन्स थ्योरी में क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस इकोनॉमिस्ट ने दिया, हम वो डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके जो मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं 2 से 3 आते हैं एग्ज़ाम में, वो भी आपके सॉल्व हो जाएँ। तो ISLM मॉडल किसने दिया? जॉन हिक्स ने दिया। इन्होंने ये मॉडल डेवलप्ड इसलिए किया ताकि ये केन्सियन इकोनॉमिक्स की थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकें ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, जो केन्स ने अपनी थ्योरी दी, जो केन्स ने अपने कॉन्सेप्ट दिए, उनको ग्राफिकल फॉर्म में समझाया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके सिंपल तरीके से। जॉन हिक्स ने उसके लिए ISLM मॉडल को डेवलप्ड किया। अब इस मॉडल में क्या है? द मॉडल स्टडीज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन। ये मॉडल ना स्टडी करता है इंट्रैक्शन 2 चीज़ों में। पहला गुड्स मार्केट में, दूसरा मनी मार्केट्स में, कि इन दोनों में क्या इंट्रैक्शन है। और गुड्स मार्केट की अगर मैं बात करूँगी तो आपके दिमाग में हमेशा IS कर्व आना चाहिए। गुड्स मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का लेन देन होता है। मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे मनी सप्लाई और मनी डिमांड की बात की जाती है। तो मनी मार्केट में LM कर्व काम करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बताओ गुड्स मार्केट में कौन सी कर्व है जो काम करती है या वर्क करती है, तो वो आपकी होगी IS कर्व। अब आ जाओ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो IS और LM कर्व है, ये दोनों मिलके क्या डिटरमाइन करती हैं। देखो, IS कर्व हमेशा मेरी डाउनवर्ड स्लोप होगी, LM कर्व हमेशा मेरी अपवर्ड स्लोप होगी। जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगी ना, वहाँ पे हमें क्या पता चलेगा? एक तो हमें पता चलेगा इक्विलिब्रियम इनकम, जिसे हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको नेशनल इनकम लिखा है, इनकम लिखा है, इक्विलिब्रियम इनकम लिखा है, तो ये वही चीज़ डिटरमाइन करती है। दूसरी ये डिटरमाइन करते हैं इंटरेस्ट रेट। तो ये आपको याद रखना है कि मार्केट में कौन सा इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ये हमें कौन बताएगा? ये किसके इंट्रैक्शन से हमें पता चलता है? LM IS कर्व के इंट्रैक्शन से। तो अभी हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो IS कर्व, एक LM कर्व। तो मैंने आज के नोट्स में ना 2 पार्ट्स बना दिए हैं। एक पार्ट A जिसमें हम IS कर्व डिस्कस करेंगे, एक पार्ट B जिसमें हम LM कर्व डिस्कस करेंगे। उसके पीछे की वर्किंग क्या है, कैसे वो कर्व आगे शिफ्ट होगी, कैसे वो कर्व पीछे शिफ्ट होगी, ये सब चीज़ें जिसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ IS कर्व। IS का मतलब है इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग। ठीक है, I से इन्वेस्टमेंट, S से सेविंग, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उनसे जो कर्व जनरेट होगी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे वो IS कर्व होगी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करेगा गुड्स मार्केट में। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाली मार्केट में कौन सा इक्विलिब्रियम बताता है, वो कौन सी कर्व बताएगी? IS कर्व बताएगी। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके पीछे का बेसिक आइडिया।
ठीक है। ये फ्लो चार्ट अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आ जाएं घुमा फिरा के, ये कब कैसे आगे जा रही है, पीछे जा रही है, इस रीज़न से क्या होगा, उस रीज़न से क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। सो देखो, इन्वेस्टमेंट हमारी डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पे। अब ये दिमाग में रखना है, ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये वो वाला इंटरेस्ट रेट है जिस पे हम बोरो करते हैं मनी, ठीक है, जहाँ पे हम लोन वगैरह लेते हैं जिस रेट पे, वो वाला इंटरेस्ट रेट है। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरता है, ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर आपको 10% पे पहले पैसे मिल रहे थे, बोरो कर रहे थे आप, अब वो इंटरेस्ट रेट गिर के 8% हो गया। अब आप पहले से ज़्यादा पैसे बोरो कर सकते हो सस्ते और चीप रेट्स पे, ठीक है। आपने लोन लिया, आपने मनी बोरो की सस्ते रेट्स पे, अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया। बिजनेसमैन क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लेके क्या करेंगे? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना कि इंटरेस्ट रेट गिरने पे हमारे पास, मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ, इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, मशीनरी ज़्यादा लगाई जाएगी, फैक्ट्रीज ज़्यादा लगाई जाएंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, काम ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो मार्केट में हमारे पास इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो, एक वेरिएबल के गिरने से कितनी चीज़ें हो रही हैं। इंटरेस्ट रेट गिरा मार्केट में, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। पहला तो रीज़न क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। पहला कोज क्या हुआ हमारे पास? पहला इफेक्ट क्या हुआ हमारे पास? इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई तो इनकम बढ़ गई। ये इनकम क्या है? नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ गई। तो हमें पता है कि जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज़ होगी। इसी की वजह से आईएस कर्व नेगेटिव होती है। व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेज, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इससे सब उल्टा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अब महंगे रेट्स पे, महंगे इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन्स वगैरह मिलेंगे तो बिजनेसमैन क्या है, वो कम बोरो करेंगे मनी, कम लोन्स लेंगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। इससे प्रोडक्शन कम होगी और इनकम कम जनरेट होगी, ठीक है। अब शेप ऑफ आईएस कर्व मैंने वैसे आपको बता दी है। शेप ऑफ आईएस कर्व क्या होती है? ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होती है, ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम में क्या है? इन्वर्स रिलेशन है, जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आर गिरेगा तो इनकम बढ़ेगी, इसके बीच में जो भी वेरिएबल्स इंक्रीज़ होंगे उसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ेगी, जो अभी हमने देखा ये चीज़, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इनकम हमारी कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी। तो हमें पता चला कि आर और वाई में क्या होगा? इन्वर्स रिलेशन होगा। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको इजीली ये चीज़ अंडरस्टूड होगी। देखो, इंटरेस्ट रेट कितना है हमारे पास? 12% चल रहा है। बिजनेसमैन बोरो करेंगे कम मनी, क्योंकि 12% इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, इनकम 1000 करोड़ की होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट 12 से गिर के 8 हो जाता है तो फर्म्स ज़्यादा बोरो करेंगी, ज़्यादा लोन्स लेंगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई, 150 करोड़ हो गई, ठीक है, इनकम ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो इंटरेस्ट रेट गिरने से इनकम बढ़ेगी, आईएस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इसी वजह से एक वेरिएबल गिरेगा, दूसरा बढ़ेगा, एक वेरिएबल बढ़ेगा, दूसरा गिरेगा। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर शिफ्टिंग आईएस कर्व। ये तो आप चाहे क्रैम कर लो, चाहे आप रट लो, चाहे जो मर्जी कर लो, मतलब ये तो फिक्स है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अब जो आईएस कर्व है, ये आईएस कर्व है, ये राइट वर्ड कैसे शिफ्ट होगी और ये लेफ्ट वर्ड कैसे शिफ्ट होगी, उसके पीछे के रीजंस और फैक्टर्स क्या हैं ये आपको बताना चाहिए। अगर आईएस कर्व आगे की तरफ, ये पहले कर्व है, ठीक है, अगर आगे की तरफ जाती है तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना, राइट वर्ड शिफ्ट होता है। तो अब देखो, अगर सरकार खर्चा बढ़ा देगी इकॉनमी में, सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, सब्सिडीज़ बढ़ा दी उसने, ठीक है, टैक्स रेट्स कम करती है, ये सरकार अपना खर्चा, अगर खर्चा बढ़ा देगी तो हमारा आईएस कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होगा। और इससे उल्टा जो गवर्नमेंट का टूल है टैक्सेस, अगर टैक्सेस को डिक्रीज़ कर देगी तो भी हमारा आईएस कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अगर इंक्रीज़ हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, इस रीज़न की वजह से हमारा आईएस कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होगा। मेन रीज़न आपने ये दो याद रखने हैं अच्छे से,
ठीक है। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा इससे उल्टा कि टैक्सेस बढ़ गए या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो गया और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो गया। इन ऊपर वाले जितने भी रीजंस थे उनसे अगर ऑपोजिट रीजंस होंगे, ऑपोजिट चीज़ें हो रही होंगी तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इट मीन्स बैकवर्ड जाएगा। ये आयस कर्व था, अगर ये यहाँ पे जाएगा आयस कर्व, ठीक है। अब एमसीक्यू रूल्स याद रखना, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दे और टैक्सेस कम कर दे आयस कर्व हमेशा राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और इससे उल्टा अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दे और टैक्सेस बढ़ा दे आयस कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ से ही क्वेश्चंस बने हैं आपके PYQ में। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास LM कर्व। अब आपको याद हो गया होगा कि हमने पीछे के फैक्टर्स, पीछे के वेरिएबल्स क्या काम करेंगे आयस में। अब हमने करना है LM कर्व में कौन सी चीज़ें काम करेंगी। LM कर्व का क्या मतलब है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस इक्वल्स मनी सप्लाई, ठीक है। ये जो L है ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, M है जो मनी सप्लाई है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि लोग कैश में पैसा रखना चाह रहे हैं, प्रेफरेंस है उनकी कि कैश में लिक्विडिटी फॉर्म में पैसा रखना है, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल आ जाएंगी तो हमारे पास कौन सी कर्व जनरेट होगी? LM कर्व जनरेट होगी। ये कौन सा इक्विलिब्रियम बताता है? ये हमें मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम बताता है। अब इसके पीछे का बेसिक आइडिया क्या है? देखो, पीपल डिमांड फॉर मनी, पीपल डिमांड मनी फॉर 3 रीजंस, ठीक है। ये केन्स ने बताया था। अगर आपने केन्स की थ्योरी पढ़ी हो डिमांड फॉर मनी वाली, तो केन्स ने बताया था कि लोग हैं डिमांड करेंगे मनी की कि हाथ में पैसा रखना चाहेंगे, बैंक्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्यों? पहला पर्पस है उनका ट्रांजेक्शन पर्पस, प्रिकॉशनल पर्पस और स्पेकुलेशन पर्पस। एज इनकम राइजेस, जब इनकम बढ़ती है लोगों की जो नीड है मनी की वो भी बढ़ जाती है, तो हायर मनी डिमांड होगी, इससे जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मनी डिमांड बढ़ेगी, मनी डिमांड का मतलब क्या है कि लोग पैसा हाथों में, कैश में ज़्यादा रखना चाहेंगे, अपने पास ज़्यादा रखना चाहेंगे रैदर देन वो बैंक्स में रखें, ठीक है। तो मनी डिमांड इंक्रीज़ होगी, मनी डिमांड इंक्रीज़ होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। एग्जाम्पल समझो LM कर्व का। सपोज हमारी इनकम है 1000 करोड़, मनी डिमांड है 100 करोड़, इंटरेस्ट रेट है 5%। नाउ इनकम इंक्रीज़ हो गई हमारी 1500 करोड़, लोगों की डिमांड फॉर मनी और बढ़ गई ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए, वो अपने हाथ में पैसा अब ज़्यादा रखना चाहते हैं, ठीक है, जिससे मनी डिमांड इंक्रीज़ हुई और इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हो गया 8%। अब ये याद रखना, मनी डिमांड और इंटरेस्ट रेट में पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब इनकम बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हेंस LM कर्व स्लोप्स अपवर्ड, इसी की वजह से ये LM कर्व अपवर्ड होता है। रीज़न यही है, इनकम के बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट है जो वो सेम डायरेक्शन में काम करेगा। अब शिफ्टिंग पे आ जाओ, इसमें भी लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी। जैसे ये LM कर्व है, ये होता है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट, ये होता है हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है? RBI ने ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रिंट्स करी, ठीक है, इकॉनमी में ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हुआ, इससे मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ने से LM कर्व इनकम बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से मनी डिमांड बढ़ेगी, मनी डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो ये कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर लेफ्टवर्ड की काम करेगा तो इससे उल्टा रीज़न, अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी, RBI ने पैसा इकॉनमी से वापस ले लिया, तो उसकी रीज़न की वजह से LM कर्व है जो वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रूल देख लो MCQ के, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी LM कर्व शिफ्ट करेगा राइट की तरफ, इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इन दोनों के इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, और इस पॉइंट को हम गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड इनकम, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमाइंड होगी और इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड होगा। आई होप आपको IS और LM कर्व के रीजंस, उसके पीछे कौन से वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, कैसे कर्व आगे की तरफ जाएगा, कैसे कर्व पीछे की तरफ जाएगा, कौन सी कर्व अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड होती है, ये सब समझ आ गया होगा। अब आ जाओ इजी कंपैरिजन पे,
ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो IS कर्व है, ये LM कर्व है। IS कर्व काम करती है गुड्स मार्केट में, ये मनी मार्केट में, दोनों में इंटरेक्शन बताता है IS LM मॉडल। ये इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग बताता है, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज इक्वल टू मनी सप्लाई बताता है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी अफेक्ट करती है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट करती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है क्या है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस काम करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई काम करेगा, मतलब कि RBI का टूल काम करेगा, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी। आई होप आपको ये सब कंपैरिजन क्लियर है। अब आ जाते हैं 11 to 20 क्वेश्चंस पे, जो आपको अब इजी अंडरस्टैंड होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, कहते हैं अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए तो ISLM मॉडल में क्या होगा। शिफ्ट LM कर्व डाउनवर्ड, LM कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, यहाँ पे राइटवर्ड भी लिखा हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये होता है हमारा ISLM, ठीक है, IS कर्व LM कर्व। अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी, ठीक है, मनी सप्लाई किस में काम करती है, LM कर्व में काम करती है। अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी तो मैंने आपको बताया था LM कर्व कहाँ शिफ्ट होगी, डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। ये रीज़न तो परफेक्ट है। इंक्रीज इनकम, इनकम भी इंक्रीज़ होगी, बट इससे इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से हमें पता है इनकम इंक्रीज़ होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। इनकम और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव रिलेशन है, तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शंस हैं। देखो मनी सप्लाई बढ़ेगी तो LM कर्व राइट की तरफ या डाउनवर्ड शिफ्ट करेगी, ये तो करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तभी तो इनकम इंक्रीज़ होगी। अगर इनकम इंक्रीज़ हो गई तो मोर मनी मार्केट में जो लोअर रेट्स पे इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो ये भी ठीक है कि हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा और इनकम बढ़ेगी। तो सारे के सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिक्रीज़ इन टैक्सेस इन ISLM मॉडल। देखो टैक्सेस की बात करिए, है टैक्सेस किस में काम करते हैं, IS में काम करते हैं। टैक्सेस किसका टूल है, गवर्नमेंट का टूल है, और गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है वो किस में काम करती है, किसको इफेक्ट करेगी, IS कर्व को इफेक्ट करेगी। तो इससे IS कर्व क्या होगा, अगर टैक्सेस का डिक्रीज़ हुआ है, टैक्सेस के डिक्रीज़ होने से IS कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट करेगी। ये डायरेक्ट मैंने ऊपर फ्लो चार्ट में ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये होता है IS कर्व, ये होता है LM कर्व। तो हमारा जो IS कर्व है टैक्सेस गिनने की वजह से आगे की तरफ शिफ्ट होगा। डिक्रीज़ इन इनकम नहीं, ये नहीं होगा। डिक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट, ये भी नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देखो अगर टैक्सेस डिक्रीज़ होंगे तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ होगी। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो आफ्टर टैक्सेस हमारे पास बच जाती है, तो जो खर्च करने के लिए लोगों के पास बचेगा इनकम वो ज़्यादा होगी, तो लोग जो हैं कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, जिससे IS कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो। तो बाकी ऑप्शंस इसके सारे गलत हैं। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विद द फिस्कल एक्सपेंशन। फिस्कल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ जाना और टैक्सेस का कम हो जाना, ये हमारा फिस्कल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इंक्रीज़ इन टैक्सेस तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्सेस का कम होना फिस्कल एक्सपेंशन है, कि लोग कम टैक्स पे कर रहे हैं और सरकार ज़्यादा खर्चा कर रही है इकॉनमी में, तो लोगों को फ़ायदा होगा, तो ये फिस्कल एक्सपेंशन नहीं है। तो इंक्रीज़ इन टैक्सेस तो हो नहीं सकता। शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड टू लेफ्ट, एग्रीगेट डिमांड की बात ही नहीं कर सकते हम, यहाँ पे ISLM मॉडल के अंदर फिस्कल एक्सपेंशन होता है। शिफ्ट IS कर्व टू द लेफ्ट या फिर इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट परचेसेस। देखो कहते हैं ट्रू विद द फिस्कल एक्सपेंशन, या तो टैक्सेस का कम होना या एक्सपेंडिचर का बढ़ना। तो शिफ्टिंग तो इस केस में हम नहीं डिस्कस कर सकते, तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि गवर्नमेंट की परचेजेस बढ़नी। परचेजेस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इकॉनमी के अंदर पैसा डाल रही है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट परचेजेस। कि कुछ परचेज़ करने के लिए, जैसे कोई एसेट परचेज़ करना है गवर्नमेंट ने या कोई प्लांट परचेज़ करना है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देगी तो इकॉनमी में पैसा ज़्यादा सर्कुलेट होगा, तो उसका मतलब होता है फिस्कल एक्सपेंशन का, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट अपनी परचेजेस को बढ़ा देगा तो इससे हमारी फिस्कल एक्सपेंशन होगी। ऑप्शन ए जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के ऊपर काम करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करी जाए, फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन की, तो हम बोल सकते हैं टैक्सेस का बढ़ा देना, कि सरकार चाहती है इकॉनमी में पैसा कम हो जाए तो सरकार टैक्सेस को बढ़ा दे।
ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी, अपना खर्चा बढ़ा देगी। फिस्कल एक्सपेंशन इसको बोलेंगे। ऑप्शन सी फिस्कल एक्सपेंशन शिफ्ट एडी कर्व, ये तो हमें बनता ही नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसके बारे में ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद आया शिफ्ट टू द राइट, ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि शिफ्टिंग की बात नहीं की गई। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कौन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो मिल्टन फ्रीडमैन है, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में से नहीं है। रॉबर्ट ल्यूकस है, रॉबर्ट बैरो है, एडवर्ड प्रेस्कॉट है, बाकी इसमें से मिल्टन फ्रीडमैन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेना। आउटपुट गैप क्या मेजर करता है? आउटपुट गैप किससे मेजर होता है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना। आउटपुट गैप मेजर होता है पोटेंशियल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को माइनस करने से, कि इकॉनमी का पोटेंशियल कितना है, कि वो कितना आउटपुट कितनी इनकम जनरेट कर सकती है, और एक्चुअल में उसने कितना आउटपुट कितना इनकम जनरेट किया है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इकॉनमी में आउटपुट गैप कहलाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि पोटेंशियल था इकॉनमी के पास, उसके पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो 1000 करोड़ का आउटपुट है जो वो जनरेट कर पाती, ठीक है, पर एक्चुअल में उसने कितना किया? सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ का किया, और जो इसमें गैप है 200 करोड़ का, वही हमारा आउटपुट गैप है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, ये आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट देखो 16 क्वेश्चन, फिलिप्स कर्व डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया। फिलिप्स कर्व हमें क्या बताता है? इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिलेशन बताता है, अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रियल ग्रोथ रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में फिलिप्स कर्व नहीं बताता, रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं बताता, वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, ठीक है। वेजेस और रियल ग्रोथ रेट के बारे में फिलिप्स ने बात नहीं। नेक्स्ट एक बार ये चीज़ देख लेना कि जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए रिलेट करता है ओकन्स लॉ से, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी ओकन्स लॉ होता क्या है। ओकन्स लॉ वो लॉ है जो रिलेशनशिप बताता है रियल ग्रोथ रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, मतलब रियल इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट ऐड करके कितना हमारा ग्रोथ हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कितना चेंज आया, ये जो रिलेशन बताता है ये ओकन्स लॉ बताता है, ठीक है। बाकी तो इसमें फिलिप्स कर्व में कुछ भी ये चीज़ें नहीं बताई गई। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रैक्शन ऑफ गुड्स एंड एसेट्स मार्केट जॉइंटली डिटरमाइंड, ये फिर से ISLM मॉडल में से आया है कि जो इंट्रैक्शन गुड और एसेट की जगह पे मनी मार्केट भी लिखा हो सकता है, बताता है, तो वो कौन सा होता है, उस पर हमें क्या मिलता है, वो हमें क्या चीज़ बताती है? इंटरेस्ट रेट और इनकम, ठीक है, याद रखना इंटरेस्ट रेट और इनकम। और क्वेश्चन में एग्ज़ाम में हो सकता है इस बार नेशनल इनकम लिखा हो सकता है इक्विलिब्रियम इनकम लिखा हो, तो आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे ISLM मॉडल इंटरेक्ट करेगा वहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम इनकम और इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, इफ़ द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कहते जो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इकॉनमी में वो कम है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, तो इससे हमें क्या मिलेगा? देखो फिलिप्स कर्व वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट, ये तो नहीं हो सकता। रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड इंक्रीज, ठीक है। तो आपको ये मैं ना फिलिप्स कर्व वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगी, क्योंकि जो 2016 का पेपर है ना उसमें से फिलिप्स कर्व में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दूँगी। फिलिप्स कर्व में कैसे कौन सी कर्व कैसे कर्व आगे जाएगी, कैसे कर्व पीछे जाएगी, शॉर्ट रन में क्या सिनेरियो है, लॉन्ग रन में क्या सिनेरियो है, लॉन्ग रन में कॉन्सेप्ट फिलिप्स कर्व का किसने एक्सप्लेन किया, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी। फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड इंक्रीज, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा अगर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिलो द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, विल फॉल। क्वेश्चन नंबर 19, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, कहते हैं अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए, ये भी ISLM मॉडल में से है, तो हमारे पास क्या मिलेगा? अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, इन्वेस्टमेंट राइज होगी, एग्रीगेट डिमांड राइज होगी, या फिर इंटरेस्ट रेट गिरेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी,
इन्वेस्टमेंट भी गिरेगी और एग्रीगेट डिमांड भी गिरेगी, या तीनों वेरिएबल्स गिरेंगे, ठीक है। या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट गिरेगी और डिमांड गिरेगी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। मैंने अभी आपको ऊपर फ्लो चार्ट में समझाया था कि अगर मनी सप्लाई बढ़ी है ना, अगर मनी सप्लाई बढ़ी, इससे हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। द थ्रो इन बिजनेस साइकिल्स अकर्स व्हेन, ठीक है। बिजनेस साइकिल की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, रिसेशन, डिप्रेशन, थ्रो, बूम, एक्सपेंशन। तो बोल रहे हैं जो थ्रो होती है वो कब अक्कर करती है, जब इन्फ्लेशन रेट लोएस्ट होता है, जब मनी सप्लाई लोएस्ट होती है, जब एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटी जो है वो कम होती है, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होता है। तो आपको याद रखना है, जब इकोनॉमी में काम नहीं हो पा रहा है, एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं, सबसे कम हो रही हैं बिकॉज ऑफ थ्रो बिजनेस साइकिल का जो वो पॉइंट है कि इकोनॉमी अभी डिप्रेशन से निकली है, रिसेशन से निकली है, अब थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रही है, तो जो वो वाला फेस है उसे हम बोलते हैं थ्रो इन अ बिजनेस साइकिल। तो ये भी बिजनेस साइकिल्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसका आंसर होगा एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोएस्ट। जब हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगी तब हमारे पास वो सिचुएशन आती है थ्रो की। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको पूरा ISLM मॉडल एक्सप्लेन हो गया होगा, डिटेल में मैंने बता दिया आपको जितना आपके लिए सफिशेंट था। इसकी वर्किंग, इसके फ्लो चार्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और हो सके तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं ये PDF अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से ये नोट्स को वहाँ से आप ये नोट्स को ले सकते हो और इनको रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे पार्ट 3 में, जिसमें मैं आपको 21 to 30 क्वेश्चंस बताऊंगी, और वो क्वेश्चंस जिस कॉन्सेप्ट पे होंगे उसको पहले एक्सप्लेन करूंगी सारा, ऐसे ही जैसे आज की क्लास हुई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।